बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जल निकास के उद्देश्य। और जिन बच्चों ने जल निकास की परिभाषा और आवश्यकता नहीं पढ़ा है वह पिछले वीडियो जाकर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो हम चालू कर रहे हैं आज जल निकास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर ड्रेनेज। तो जल निकास के उद्देश्य क्या है? किसी भी चीज को करने के लिए क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। जैसे कि आप बच्चे पढ़ रहे हो तो आपका भी उद्देश्य है कि आप पढ़े और पढ़ करके क्या करें? नौकरी लगे। सरकारी नौकरी की चाहत सबकी होती है। उसी तरह सब कार्य करना रहता है, कैसा भी, उसके लिए उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं। तो जल निकास का उद्देश्य देखते हैं कि जल निकास का उद्देश्य क्या है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना, तो भूमि की भौतिक दशा जो होती है उसमें हम देख रहे हैं। तो भूमि की भौतिक दशा में कण जो होते हैं, कणों की व्यवस्था होती है। मिट्टी जो होती है वह कणों के रूप में होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी होती है। और इनका क्या होता है? एक संरचना होती है, मृदा संरचना। मृदा संरचना, कण व्यवस्था, कणों की व्यवस्था होती है। तो ये संरचना जो होती है, पानी अधिक भर जाता है लंबे समय तक। जब भूमि में पानी भरा रहता है, खेत में भरा रहता है, तो मिट्टी की जो संरचना है, उनका जो कण जो है व्यवस्थित एक लगे हुए, वो व्यवस्थित कण जैसे होते हैं बिगड़ जाते हैं, और जिससे मिट्टी की जो भौतिक संरचना है पूरी तरह से खराब हो जाती है। और जहाँ पर हम फसल लगा रहे हो, फसल क्या हो जाती है? पूरी तरह से असफल हो जाती है। वहाँ उनका विकास और वृद्धि रुक जाती है। वहाँ क्या हो जाता है? हानि होती है उपज में। तो भौतिक दशा को सुधारने के लिए, वहां से भूमि भौतिक दशा सुधारने के लिए जल निकास करना जरूरी है। जल निकास का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। तो जल निकास का उचित प्रबंधन करने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, भूमि में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भूमि जो होती है, इस भूमि में 25% एयर होती है। क्या होती है? वायु होती है। तो पानी अधिक भर जाने के कारण खेत में वायु की कमी हो जाती है। वायु संचार पूरी तरह से बंद हो जाता है। वायु संचार क्या हो जाता है? भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, इस ऊपरी सतह में भी क्या होता है? पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो अंदर की ओर, नीचे क्या है, भूमि में जो अंदर की ओर हवा आना बंद हो जाता है। वायु जो है उसका आना क्या हो जाता है? रुक जाता। वायु अंदर की ओर नहीं आ पाती है। और पौधों की श्वसन क्रिया करने की जो होती है, वो श्वसन क्रिया ही क्या हो जाती है? पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। श्वसन क्रिया नहीं कर पाते पौधे, जिनसे उनकी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है और पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जल निकास करने का उद्देश्य है कि भूमि में पर्याप्त वायु का संचार हो, आवागमन, हवा जो है वह आवागमन हो सके, भूमि में अंदर जाए और वापस आए। ये संचार होना जरूरी है, तभी जा करके जल निकास का उद्देश्य सही माना जाएगा। इसलिए भूमि में वायु पर्याप्त होगी तो पौधों का विकास अच्छा होगा और वृद्धि अच्छी होगी, और वायु का संचार अधिक होगा तो पौधों का उपज जो होगी अधिक प्राप्त होगी। भूमि का उचित तापक्रम बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है भूमि का उचित तापक्रम बनाए रखना। भूमि जो होती है, उस भूमि में लगातार पानी खेत में भरा रहता है, और पानी भरा रहने के कारण, भूमि में पानी भरा रहने के कारण मिट्टी जो भूमि है उसका तापमान कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तापमान कैसे हो जाता है? जो तापमान है वो तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाता है, आप क्या करोगे? फसल लगाओगे तो वो अंकुरण जो है, फसल की वृद्धि रुकेगी। वो बीज भी लगाते हो, या आपने क्या करा? बीज लगा, जिसका अंकुरण जो होता है वो अंकुरण क्या हो जाएगा? वो भी प्रभावित हो जाता है। अंकुरण कैसे हो जाता है? नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अंकुरण के लिए एक तापमान निश्चित होता है, उस तापमान पर ही अंकुरण होता है। अंकुरण के लिए तापमान, भूमि का जो तापमान जो होता है, उचित तापमान जो होता है वो 35 डिग्री। कितना ताप होता है?
35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कभी इससे तापमान कम हो जाता है तो वहाँ पर फसल जो बीज लगा रहे उसका अंकुरण रुक जाता, अंकुरण नहीं हो पाता है। वो हो गया। उसके बाद में फसल का लगाइए, उसकी वृद्धि भी नहीं हो पाएगी और विकास, ये तीनों चीजें क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी और फसल आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से मुरझा जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए भूमि का उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, जल निकास, वहां से उचित प्रबंध के द्वारा जल निकास को करना है, पानी को खेत से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। चौथा पॉइंट देखते हैं, जल निकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य फसल की उपज बढ़ाना। तो मेन जो कार्य किए जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं, फसल मेन उपज प्राप्त करना, उपज ही प्राप्त करना, उसके अलावा तो दूसरा कुछ है नहीं। तो फसल की उपज बढ़ाना है, मेन उद्देश्य क्या है, जल निकास का मेन जो उद्देश्य है फसल की उपज को बढ़ाना। ये उपज बढ़ेगी तभी जाके किसान को लाभ होगा, उससे उपज अधिक मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो यही मेन उसका उद्देश्य है कि फसल की उपज बढ़े, इसलिए खेत में क्या किया जाए कि वहां से पानी को जल निकास किया जाए, उसको उचित प्रबंध करके खेत से बाहर निकाल दिया जाए। ये मेन उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट है, भूमि को दलदल बनने से रोकना। आपने देखा कि खेत जहाँ है वहां पर पानी भरा हुआ है, वो पानी लंबे समय तक, बहुत दिनों तक खेत में भरा रहेगा, तो मिट्टी क्या होगी, धीमे धीमे वो क्या होगी, धीरे धीरे दलदल होगी, नमी होगी, कीचड़ टाइप हो जाएगी और वो पूरी तरह से खेती के लायक न रह पाएगी। और वहां पर अब फसल भी लगी है तो वो भी क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, क्योंकि वहां पर पानी अधिक है, नमी अधिक हो, मॉइस्चर ज्यादा हो जाए, क्या हो जाता है, नमी जो है वो अधिक हो जाती है। जब नमी अधिक हो जाती है तो खेत दलदल बन जाता है, और जब दलदल हो जाता है, नमी ज्यादा होगी, फसल भी लगी हुई है, फसल लगी भी होगी, तो वहां पर एक मान लो कि फसल आपकी क्या है, लगी हुई है, तो पानी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस सतह में पानी है, ये पानी यहाँ पर लगा तो फसल जो है, फसल के यहाँ से ये जो पूरा नीचे वाला जड़ हो, ऊपर का सतह से लगा हुआ जो तना है वो भी क्या हो जाएगा, सड़ेगा, क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। और यहाँ से फफूंद लग सकती है, फफूंद होती है जिसको बोलते हैं फंगस, कवक कहा जाता है, वो लग जाएगा। रोग बहुत सारे इसमें फसल में रोग लग जाएंगे, जिससे फसल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से मर जाएगी, नुकसान हो जाएगा और किसान को हानि हो जाएगी। इसलिए भूमि को दलदल होने से रोकना है, उसको पानी को निकाल देंगे, पानी को निकाल देंगे तो वहां पर नमी की मात्रा कम होगी, तो खेत जो होगा, भूमि होगी, वह उचित स्थिति में आ जाएगी, उचित स्थिति में आ जाएगी, तो फसल जो है वहां पर बच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दलदल होने से फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। छठा पॉइंट है, फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करना। मेन ये भी बात है कि फसल खेत में लगी हुई और फसल लगी हुई और बारिश होगी, खेत में पानी भर गया है, अब खेत में पानी भर जाएगा, उसको निकालना आवश्यक है। कभी खेत में पानी नहीं निकालेंगे और वहां पर पानी भरा हुआ है तो कृषि क्रियाएं जो की जाती, कृषि क्रिया में आपका आ जाता है जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, ये सभी कार्य आ जाते हैं, और ये कार्य कभी नहीं कर पाएंगे तो फसल पूरी तरह से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कृषि क्रियाएं जो करना है वो समय से की जाना जरूरी है। कभी नहीं कर पाए कृषि क्रियाएं तो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह से सड़ जाएगी, मुरझा जाएगी और हानि हो जाएगी किसान को। इसलिए जुताई, निराई, गुड़ाई की क्रियाएं करने के लिए और उचित समय में क्या करना है, कृषि क्रियाएं करना है, ताकि वहां से पानी खेत से बाहर हो जाए और ये क्रियाएं करके फसल को हम क्या कर सके, उसकी वृद्धि और विकास को बढ़ा सके और उपज अधिक प्राप्त कर सके। सातवां पॉइंट आता है, भूमि में रहने वाले लाभदायक जीवाणु जो होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी क्रियाशीलताओं को बढ़ाना। भूमि में बहुत सारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हानिकारक जीवाणु होते हैं, एक लाभदायक जीवाणु होते हैं। तो किसान का मेन उद्देश्य यही है कि जमीन, भूमि, जो उस भूमि में, खेत में जो लाभदायक जीवाणु है, जो भूमि में अच्छा सा कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन का कार्य कर रहे हैं या पौधों के लिए कार्य करते हैं, उन जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। और क्रियाशीलता कब बढ़ेगी, जब भूमि से पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। भूमि आप देखा कि ये भूमि, और भूमि में क्या है, पानी भर गया है, और पानी भर गया और इसमें क्या है, हवा बिल्कुल नहीं है। हवा क्या है,
हवा का अभाव है, ऑक्सीजन नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ है और हवा निकल गई। तो ये जीवाणु जो होते हैं क्रियाशील कब होते हैं? जब वहाँ पर हवा होती है, उनको जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी ये क्या करते हैं? क्रियाशील होते हैं। तब इनके क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए वहाँ से जल निकास करने की आवश्यकता है, ताकि भूमि से जल का निकास हो जाए, पानी बाहर जब हो जाएगा तो ये जीवाणु क्या हो जाएंगे? इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जब ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो ये क्रियाशीलता इनमें बढ़ जाएगी और फसल के लिए कार्य करना और भूमि को उचित बनाए रखने में क्या होंगे? लाभदायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब